नए रूप, नए जोश, नए उत्साह के संग 90.4 कुमाऊं वाणी, अपुन रेडियो, अपुन बात। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो साथी जितेंद्र रैकवाल। आप सुन रहे हैं कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, आज हमारे साथ बातचीत में हैं श्री प्रसून सिंह जी, ऊर्जा संस्थान टेरी के पृथ्वी विज्ञान और जलवायु परिवर्तन विभाग में फेलो के रूप में कार्यरत हैं। वे जलवायु अनुसंधान केंद्र के क्षेत्रीय संयोजक भी हैं। एक दशक के लंबे अनुभव के साथ श्री सिंह की विशेषता जल संसाधन प्रबंधन, जल विज्ञान, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में फैली हुई है। टेरी में आपकी भूमिका के अतिरिक्त वह भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण वरिष्ठ सलाहकार के रूप में भी कार्यरत हैं। आपदा प्रबंधन तथा बाढ़ एवं नदी कटाव से संबंधित नीतियों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुमाऊं वाणी के सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। धन्यवाद करते हैं सर, आपने हमें समय दिया। अभी हम देख रहे हैं जिस तरीके से मानसून का समय है, बारिश चल रही है। कुछ समय से हम देख रहे हैं कि मौसम का जो चक्र था वो बदल गया है या उसमें पैटर्न में चेंज आ गया है। तो सर, अपने अनुसंधान और रिसर्च में आप किस तरीके से देख इस समस्या को कि ये मौसम में बदलाव क्यों आ रहे हैं? मौसम में बदलाव के जो मेन कारण जो हमारे अनुसंधान और स्टडीज में पता चला है जी, एक मुख्य वजह है ग्लोबल वार्मिंग, जो हमें जलवायु परिवर्तन की ओर लेके जा रहा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से हमारे जो वेदर सिस्टम है, जिसको हम मौसम संबंधी जितने भी हमारे पैरामीटर है उनमें बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसे कि बारिश में, जैसे कि तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। कई जगहों पे पर्वतीय क्षेत्र देखें तो वहाँ भी तापमान में अतिशय वृद्धि हुई है जी। तो ये इनका जो मुख्य कारण है वो जलवायु परिवर्तन है, और उसके बहुत सारे परिणाम भी हमें देखने को मिल रहे हैं। उसका असर देखने को मिल रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है, जैसे आपने कहा जी। तो मानसून का अगर समय देखें तो मानसून का समय कभी किसी साल पहले आ जा रहा है, किसी अवधि के दौरान ये आगे को खिसक रहा है। उसके साथ साथ वर्षा का, अगर हम बारिश की तीव्रता देखें तो उसमें भी बदलाव आ रहा है। कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश हो जा रही है बहुत कम समय में। जिन क्षेत्रों में पहले वर्षा जो होती थी वो क्रमशः पूरे दिन में हुआ करती थी, अभी ये देखने को मिल रहा है कि बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जा रही है। उसकी वजह से क्लाउड बर्स्ट जैसी जो परिस्थितियां हैं वो उत्पन्न हो रही हैं जी। इसके साथ साथ अत्यधिक वर्षा की वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि आपका डिजास्टर्स जो हैं, बारिश से जो सीधे सीधे प्रभावित होते हैं। आपका लैंडस्लाइड हो गया, भूस्खलन, मड स्लाइड्स और बाढ़ की समस्याएं। ये सारी समस्याएं जो हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, और जैसे कि क्लाइमेट चेंज या पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है और ये घटनाएं आगे भी बढ़ने की संभावनाएं। और सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड और जो जितना भी हमारा हिमालयी रीजन है, तो इन क्षेत्रों में हमेशा हम इन जोखिमों को देखते रहते हैं, वो बारिश से हो या सूखे की मार हो या बर्फ का कम या ज्यादा आना हो। इन जोखिमों को कम करने के हम क्या उपाय कर सकते हैं इसे? मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्र जैसे कि आपने हिमालयन स्टेट्स की बात की। हिमालयन स्टेट अपने आप में बहुत ही इको सेंसिटिव एरिया है, बहुत सेंसिटिव जोन में आता है। बिल्कुल। और किसी भी तरह का जलवायु परिवर्तन वहाँ के लिए बहुत ही विनाशकारी साबित हो सकता है, और उसके परिणाम हम देख रहे हैं। उसको कैसे कम किया जाए या उसके प्रभाव को कैसे कम किया जाए, तो उसके लिए बहुत सारे उपाय लोकल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे या नेशनल रीजनल लेवल पे हमें करने की जरूरत है। उसमें सबसे बड़ा उपाय यही है कि हमें जलवायु अनुकूलन की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। हम, क्योंकि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन हो चुका है, जब तक हम अपने आप को बदलते पर्यावरण या बदलते जलवायु के साथ अपने आप को अनुकूलित या ढालने की स्थिति में नहीं पहुंचेंगे, हमारी जो वल्नरेबिलिटीज हैं, जो जोखिम उठाने की क्षमता है वो कम होती जाएगी। तो उसके लिए स्थानीय जलवायु परिवर्तनों के अनुसार जो भी वहाँ पे देखे जा रहे हैं, उस हिसाब से अपने आप को हमें अनुकूलित करने की आवश्यकता है। उसमें आएगा कि आप अपने जैसे लाइवलीहुड के जो ऑप्शन हैं, जैसे मुख्यतः कृषि या अन्य कार्य, उनको पर्यावरण के हिसाब से हमें उनको एडजस्ट करने की जरूरत है। कृषि क्षेत्र में ऐसे अन्वेषणों, ऐसे
तकनीकी का उपयोग करने की जरूरत है जो उस अनुकूलन, उस पर्यावरण के बदलाव के हिसाब से अपने आप को ढाल सके। जी। तो ये तो एक बड़े स्तर पर करने वाली गतिविधि है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट अगर हम देख रहे हैं, उसका प्रभाव जो देख रहे हैं, वो लोकल लेवल पे ज्यादा दिख रहा है। बिल्कुल। तो हमें लोकल लेवल पे क्या करने की आवश्यकता है, उस पर भी बहुत कुछ ध्यान देने की जरूरत है। हमें अपने संसाधनों का जो उपयोग है वो इस तरह करना है जिससे उनका सस्टेनेबल वे में उसका उपयोग किया जा सके। वन संरक्षण और वनीकरण जो हमारा एक अभियान है, उसमें जोर लाने की जरूरत है। नए वृक्षारोपण, वनों की सुरक्षा पे ध्यान देने की जरूरत है। कुछ जो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म दीर्घकालीन उपाय और मध्यकालीन उपाय, इन पर भी हमें गति देने की आवश्यकता है। और जिन क्षेत्रों में, जो क्षेत्र हम जानते हैं कि जो सेंसिटिव हैं, जहाँ पे जोखिमों की संभावना ज्यादा है, वहाँ पे किस तरह के निर्माण कार्य किए जाएं जिससे कि जान माल की सुरक्षा हो सके। तो उसके लिए सुरक्षित निर्माण की जितनी भी विधियां हैं, जो हमारे बिल्डिंग कोड्स बनाए गए हैं, स्पेशली जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र में किस तरह का निर्माण कार्य होना चाहिए, उसके लिए भूस्खलन रोधी जो तकनीकों का उपयोग बताया गया है, सुझाया गया है, उसके स्टैंडर्ड्स जो तैयार किए गए हैं, उसको बहुत सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह के जो डिजास्टर होते हैं उनको कम किया जा सके। जी। सबसे बड़ा एक उपाय जो हम कर सकते हैं, सामुदायिक भागीदारी। तो आपदा प्रबंधन के लिए जितने भी जो हमारे स्थानीय समुदाय हैं, उनको जागरूक करने की जरूरत है, उनको प्रशिक्षित करने की जरूरत है, और उनको इस तरीके से उनमें जागरूकता और प्रशिक्षण तैयार करना है ताकि वो जो वहाँ की लोकल समस्याएं हैं, लोकल जो जलवायु परिवर्तन के असर जो वो लोग महसूस कर रहे हैं, उसको कैसे बेहतर तरीके से को मैनेज कर सकते हैं। जी। प्रसून जी, आप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की नीतियों में भी अपने सुझाव देते हैं, तो पर्वतीय राज्यों में जिस तरीके के डिजास्टर की संभावनाएं बढ़ रही हैं, जोखिमों को कम करने के तरीकों पर काम किया जा रहा है, तो पर्वतीय राज्यों के लिए क्या मापदंड होने चाहिए? आपके सुझाव क्या रहेंगे इस पर? तो अगर आप देखें, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है भारत सरकार का, जी, उन्होंने सारे डिजास्टर जितने भी हैं उनको नोटिफाई कर रखा है, और किन क्षेत्रों में किस तरह के डिजास्टर आते हैं उनको भी नोटिफाई कर रखा है। पर्वतीय क्षेत्रों में अगर हम हिमालयन स्टेट्स की बात करें अपनी, तो मुख्यतः आप देखेंगे कि क्लाइमेट से रिलेटेड जो हमें डिजास्टर का सामना करना पड़ रहा है, उसमें ग्लेशियर मेल्ट है, जो हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा है फॉरेस्ट फायर, जो कि जिसकी समस्या हर साल बढ़ती जा रही है। जी। अगर और देखें, लैंडस्लाइड्स, मडस्लाइड्स, बाढ़ और इन सब की समस्या हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है। तो उनमें क्या कर सकते हैं इन नीतियों में? सरकार ने बहुत सारी गाइडलाइंस, जैसे आपने बताया कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की नीतियां हैं, उन्होंने बहुत सारी गाइडलाइंस हर डिजास्टर के लिए दे रखी है। जी। तो पर्वतीय क्षेत्रों की अगर बात करें, अपने पर्वतीय राज्यों की बात करें, तो सबसे जरूरी है कि उन क्षेत्रों, उन स्थानों का जोनिंग या आइडेंटिफिकेशन जरूरी है जो आपदा से प्रभावित हैं। जी। बहुत सारे जो हमारे क्षेत्र हैं वो भूस्खलन से प्रभावित हैं, तो उनका जोनिंग करना और उनका करके चिन्हीकरण करके उनको उसके हिसाब से वहाँ की जो पॉलिसीज हैं या जो आपके उसको मिटिगेशन पोटेंशियल उसको कम करने के जो उपाय हैं, उन पे ध्यान देने की जरूरत है। जो हमारा सुरक्षित आवास नीति है भूस्खलन रोधी या भूकंप रोधी निर्माण की, उसका बहुत सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है। हम ये देखते हैं कि नीतियां बनी हुई हैं, हमारे कोड्स बने हुए हैं, पर उनका कितना सख्ती से पालन हो रहा है ये इंश्योर कराना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसको भी इंश्योर करना चाहिए कि हमारी जो भवन नीति है वो स्पेशली हमारे जो भूकंप रोधी, भूकंप से प्रभावित क्षेत्र हैं, उनमें भूकंप रोधी नीतियों का अक्षर से पालन हो। स्थानीय पर्यावरण संरक्षण भी एक
उपाय है जिसकी तरफ हम इन पॉलिसीज में ध्यान दे सकते हैं। इसमें जैसे मैंने पहले बताया, जल स्रोतों का संरक्षण और रिफॉरेस्टेशन, वनीकरण को बढ़ावा देना, ये उपाय होने चाहिए, जिस प्राथमिकता से इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। फॉरेस्ट फायर, जो जंगल की आग की समस्या है, उसके लिए तकनीकी का उपयोग करके पहले से ही आइडेंटिफिकेशन करके और उनकी प्लानिंग पहले से होनी चाहिए। रिस्पांस जो है वो हमारा जो अभी तक का अप्रोच रहा है वो रिस्पॉन्सिव रहा है, बट अगर हम उसको पहले से ही अच्छी तरह से नियोजन करके परियोजना बना के उसको रोक सकें, इस तरह के उपाय करने की आवश्यकता है। सामुदायिक प्रशिक्षण, जैसे कि मैंने बोला कि समुदाय की भागीदारी बहुत जरूरी है और उनके प्रशिक्षण और उनकी क्षमता विकास के लिए जो भी कार्य किए जा सकते हैं वो करने की आवश्यकता है। तो ये सारे जो चीजें हैं ये मुझे लगता है कि इन नीतियों में शामिल करना चाहिए। बिल्कुल। और सर, जैसे आपने समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने की बात करी, और दूसरी चीज़ सर कि जब भी हम कोई कार्य योजना बनाते हैं, वो व्यक्तिगत हो, सार्वजनिक हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, कोई किसी भी तरीके की योजना जब बनी है तो उसके पीछे आपदा की दृष्टि को रखना कितना जरूरी समझते हैं आप? अभी तो जैसे हम इसको बोलते हैं मेन स्ट्रीमिंग ऑफ डिजास्टर इन एवरी पॉलिसी, इस तरह का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये बहुत जरूरी है। अगर हम नीतियां बना रहे हैं, उनका क्रियान्वयन कर रहे हैं, तो क्रियान्वयन कितना अच्छा हो और कितना सटीक हो, उसके लिए हमें इन सारे नीतियों को देखना पड़ेगा कि हमारी जो भागीदारी है उसको कैसे सुनिश्चित किया जा सके। उनमें सामुदायिक भागीदारी, जैसे हमने बात की, स्थानीय ज्ञान जो है, क्योंकि रिसर्च करके हम कुछ चीज लेके आते हैं, बट स्थानीय नॉलेज है, जो लोकल नॉलेज है, स्थानीय लोगों का जो अनुभव है, वो इन नीतियों में कैसे शामिल किया जा सकता। बिना उसके, जैसे हमने पहले भी बात की कि जलवायु अनुकूलन की दिशा में अगर हमें काम करना है तो हमें जो लोकल कम्युनिटीज हैं, जो वहाँ के समुदाय हैं, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना पड़ेगा। उनके विचार, उनके परामर्श और उनका नॉलेज, उनका जो ज्ञान है इस संबंध में, उसको अच्छी तरह से अपनी नीतियों में शामिल करने की आवश्यकता है। उसके बिना जो भी हम जलवायु अनुकूलन के विषय में कार्य करते हैं उसकी सिद्धि में थोड़ा सा समस्या आ सकता है। तो इसलिए हमें लोकल नॉलेज और इस सामुदायिक पार्टिसिपेशन की ओर जाने की आवश्यकता है। हमने हमेशा ये देखा है कि जब भी कोई डिजास्टर आता है तो पहला प्रायोरिटी स्थानीय लोगों की होती है, वो उनको रेस्क्यू करने का हो, या कोई मदद पहुंचाने की बात हो, या सूचना देने की बात हो, किसी भी तरीके की जो मदद होती है वो स्थानीय लोग ही करते हैं। और आपने पहले भी कहा कि इन लोगों को हमें किस तरीके से प्रशिक्षित दिया जाए। अभी हम सामुदायिक स्तर पर इस सब चीज़ों को देख रहे हैं, किसी के खेत बह रहे हैं, किसी के को किसी तरीके का नुकसान है बरसात से, तो इन जोखिमों को जो सामुदायिक स्तर पर हैं, इनको कम करने के लिए क्या ऐसे त्वरित प्रयास करने चाहिए जो आने वाले 1-2 सालों में जल्दी से लागू हो जाएं? तो जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो जलवायु परिवर्तन है उसका सबसे बड़ा असर हमारे सामुदायिक लोगों पर ही पड़ता है। बिल्कुल। जो वहाँ पे रह रहे हैं लोग, वो परेशानी को झेल रहे हैं, वो तकलीफ में हैं। उनके, जैसे कि आपने बोला कि हर साल ऐसे कई डिजास्टर्स और इवेंट आपदाएं आती रहती हैं, नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है, लाइवलीहुड का नुकसान होता है, लोगों की संपदा, लैंड रिसोर्सेज का भी नुकसान हुआ, क्योंकि लोगों, नदी के किनारे जितने भी एग्रीकल्चर लैंड हैं उनमें भी अगर हम देखें तो कटाव की वजह से लोग अपनी जमीनें खो रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं और उसके लिए कोई पॉलिसी भी, अभी नीति भी सरकार ने नहीं बनाई है कि जिन लोगों ने अपनी जमीनें खो दी कटाव की वजह से, उनको हम कैसे कंपनसेट करें जी। और इस तरह की घटनाएं जो हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और जो इस सबको से सबसे ज्यादा प्रभावित है वो सामुदायिक लोग हैं। और बिना उनकी भागीदारी बेहतरीन तरीके से अनुकूलन की संभावना को हम नहीं देखते। स्थानीय स्तर पर अगर हमें को कम करना है तो उसके लिए स्थानीय लोगों का सहयोग की जरूरत है और उसके लिए मुझे लगता है कि स्थानीय आपदा प्रबंधन समितियों का गठन होना चाहिए हर गांव स्तर पर, हर ब्लॉक स्तर पर, जो आपदा के समय अपना बहुमूल्य योगदान दे सकें।
इन समितियों को समय समय पर आपदा प्रशिक्षण और जागरूकता के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। उसके लिए एक नियमबद्ध और कार्यक्रम की जरूरत है, जो आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण कार्यक्रम हो और जागरूकता अभियान चलाना चाहिए ताकि लोग प्रशिक्षित हो सकें और जलवायु परिवर्तन की जो आपकी समस्याएं हैं उससे अवगत हो सकें। और उसके लिए कुछ जो भी स्थानीय स्तर पर जो भी किया जा सकता है, स्थानीय जो संसाधन हैं उनका भी सदुपयोग हो, अच्छी तरीके से हो, सस्टेनेबल मैनर में हो, और सामुदायिक भागीदारी को हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा। जो नीतियों के स्तर पे और उनके जो नीतियां बनती हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे भी सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। तभी जाके हम एक क्लाइमेट रेजिलिएंट सोसाइटी का जो हमारा सपना है, जो हमारी परिकल्पना है, उसको हम सिद्धि की तरफ ले जा सकते हैं जी। तो ये सारी चीजें हमें करने की जरूरत है और ये हमें जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी करने की जरूरत है। प्रसून जी, आपने अपने व्यस्ततम समय से कुमाऊँ वाणी के श्रोताओं के लिए इतना बहुमूल्य समय और इतनी जानकारियां हम लोगों के बीच में दी, तो इसके लिए हम सब बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर आपका। धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि जो हमने आज जिस विषय पे चर्चा की उस पे लोग ध्यान देंगे और कुमाऊँ वाणी के श्रोताओं को मेरा और धन्यवाद मुझे स्टूडियो में बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नए रूप, नए जोश, नए उत्साह के संग 90.4 कुमाऊँ वाणी। आपण रेडियो, आपण बात।